हेलो बच्चों, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा। आज मैं आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। आप जैसे कि जानते हैं, पहले तो हम लोग ये बात करते हैं कि हमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की जरूरत क्यों पड़ी, कोई कानून बनाने की हमें जरूरत क्यों पड़ती है। जैसे कि हम लोग जानते हैं हमारे दोस्त कितने मक्कार होते हैं, कोई बात बोल देते हैं कि मैं ये काम कर दूंगा, फिर उसके बाद मुकर जाते हैं। तो अगर यही बात कोई इंपॉर्टेंट काम में हो जाए तो आप सोच सकते हैं कितना नुकसान हो जाएगा। तो इसीलिए कई बार हमारे साथ पास्ट में ऐसा हुआ कि हम किसी ने हमसे कोई वादा किया, फिर उसके बाद वो मुकर गया वो काम करने से। तो इसलिए हमें जरूरत पड़ी कि ऐसा कोई कानून हो कि अगर कोई अपनी बात से मुकर जाए तो उसके साथ फिर कैसे सुलूक किया जाए। तो इसीलिए हमें जरूरत पड़ी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की। आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये नाम कैसे आया। तो हम लोग जानते हैं, जैसे कि मैं पहले बता दूं कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में बना। अब आप कहेंगे कि 1872 में तो हम लोग आजाद ही नहीं थे, फिर बना कैसे। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अंग्रेजों ने बनाया। अब हुआ क्या, अंग्रेजों ने जैसा कानून था उनके यहाँ पे एज इट इज वो वहां से लेके आए, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन किया और उसका नाम बदल के रख दिया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। हम लोग बात करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट में होता क्या है। कॉन्ट्रैक्ट में जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा, हमारे पास कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए दो पर्सन होना जरूरी है। आप खुद भी जानते हैं कोई बात अपने आप से तो करता नहीं, तो उसके लिए सामने वाली पार्टी भी होना चाहिए। तो किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए दो पार्टी का होना आवश्यक है। जो पहली पार्टी है वो कोई काम करने या ना करने का ऑफर सामने वाली पार्टी को देती है। जब ऐसा काम होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑफर या फिर प्रपोजल। प्रपोजल जब एक पार्टी से दूसरी पार्टी के पास पहुंच जाता है तो उसके पास तीन ऑप्शन होते हैं। कौन कौन से, या तो वो उस प्रपोजल को, उस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है, या फिर उसे रिजेक्ट कर सकता है, या फिर जो तीसरा ऑप्शन है वो तीसरा ऑप्शन है कि उस वाले ऑफर की जगह एक काउंटर ऑफर अपनी साइड से कर सकता है कि मुझे ये वाला काम ऐसे नहीं ऐसे कराना है। देखो, अगर एक्सेप्ट होता है उस केस में क्या है, वो प्रॉमिस बन जाता है। यानी कि अगर कोई ऑफर जो है वो सामने वाली पार्टी एक्सेप्ट कर लेती है तो वो बन जाता है प्रॉमिस। प्रॉमिस में अगर कंसीडरेशन में जोड़ दूं, कंसीडरेशन का मतलब होता है प्रतिफल, यानी रिटर्न में मुझे क्या मिलने वाला है। अगर प्रॉमिस में कंसीडरेशन भी है, लीगल कंसीडरेशन, तो वो बन जाता है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट यानी करार। अब करार अगर वो लीगली एनफोर्सिएबल है, मैं किसी ऐसे काम के लिए एग्रीमेंट नहीं कर सकता जो कि हमारा कानून प्रोहिबिट करता है, हमारा कानून मना करता है ऐसे काम से। तो अगर कोई ऐसा काम है जो लीगली एनफोर्सेबल है, उसका मैं एग्रीमेंट कर लेता हूं, तो उसको बोला जाता है कॉन्ट्रैक्ट। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो डेफिनेशन बहुत ही आसान भाषा में होती है, एन एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज कॉल्ड अ कॉन्ट्रैक्ट। अब भाई कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे आते हैं हम लोग। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मेजरली हमें जो दिखाई देता है, हम उसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। दो टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स में उसे डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से, पहला जनरल प्रोविजंस और दूसरा स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स। जनरल प्रोविजंस जो है वो सेक्शन 1 to 75 में हमें गिवन है। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 124 से लेकर 238 तक गिवन है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 75 के बाद 124 कैसे आ गया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, पहले जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था, जब ओरिजिनली आया था तो वो बहुत बड़ा एक्ट था, उसमें 266 सेक्शंस थे। लेकिन समय के साथ जैसे हमें नीड पड़ती गई तो जो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो पहले 7 तरह के थे। कौन कौन से, पहला इंडेमिटी, दूसरा गारंटी, तीसरा बेलमेंट, चौथा प्लेज और पांचवा एजेंसी। इसके अलावा दो और थे। दो कौन से, पहला था सेल ऑफ गुड्स और दूसरा था पार्टनरशिप। जब हमको नीड फील हुई कि भाई ये दोनों चीजें अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो हमने क्या किया, इस एक्ट में से कुछ हिस्से निकाल के, जितने हिस्सों में वो दोनों चीजें गिवन थी, दोनों कॉन्ट्रैक्ट गिवन थे, उन्हें अलग निकाल के अलग एक्ट बना दिए। कौन कौन से एक्ट बना दिए, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 और इसके अलावा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। सेक्शन 238 से 266 तक के जो प्रोविजंस थे वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में गए, और इसके अलावा जो सेक्शन 76 से लेके 123 तक के सेक्शन थे वो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में गए। आज के लिए इतना ही रखते हैं।